गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत थ्योरीज एंड मॉडल ऑफ लीडरशिप की चर्चा करते हैं, जिसमें से ट्रेड थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम कंटिजेंसी थ्योरी या सिचुएशनल थ्योरी की चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले भी हमने आपसे बात की है और कहा कि लीडरशिप के जो सिद्धांत हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला ट्रेड थ्योरी, सील गुण सिद्धांत, जिसमें हम नेता क्या है या नेता के अंदर जो उसके व्यक्तित्व से संबंधित गुण होते हैं उनकी तमाम चर्चाएं की थी, जिसमें हमने मायर्स का जो सिद्धांत था उसकी चर्चा की थी। फिर दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने बिहेवियरल सिद्धांत या बिहेवियरल थ्योरीज को डिस्कस किया, जिसमें ये बात की व्याख्या की गई कि नेता क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नेता क्या करता है अर्थात उसके एक्शंस या बिहेवियर्स की चर्चा की गई और उसके क्रियाकलापों के आधार पर लीडरशिप को समझने का प्रयास किया गया। बिहेवियरल थ्योरी के अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य रूप से 3 सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें मिशिगन स्टडी के बारे में चर्चा की गई थी, ओहियो स्टडी के बारे में चर्चा की गई और मैनेजियल ग्रिड, जिसे हम ब्लेन माउंटेन मॉडल भी कहते हैं, उसकी चर्चा की थी। तो 2 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। ट्रेड थ्योरी, जिसने नेता के व्यक्तित्व से संबंधित गुणों को नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण माना, जबकि दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा उसमें गुणों को उतना महत्व ना देकर के एक नेता क्या करता है या वो क्या रिएक्शंस करता है, उसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं, उनको महत्व दिया गया, उसके व्यवहार को महत्व दिया गया। अब हम एक तीसरे सिद्धांत की चर्चा करते हैं जो कंटिजेंसी के बारे में बात करता है, परिस्थितियों के बारे में बात करता है, प्रासंगिकता के बारे में बात करता है, सिचुएशंस के बारे में बात करता है। अब ये सिद्धांत आया क्यों, इस चीज को जान लेना जरूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिचुएशनल और कंटिजेंसी थ्योरी। ऑफ लीडरशिप। अब बेसिकली यह हम यहां पर मॉडल शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ लीडरशिप लीडरशिप क्या है? हम जानते हैं कि लीडरशिप है उद्देश्य प्राप्ति के लिए किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रभावित करना कि वो स्वतः ही उद्देश्य प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाए या सतर्क हो जाए। अब कंटिजेंसी को हम सिचुएशन भी कह सकते हैं या कंटिजेंसी भी कहते हैं या इसको परिस्थिति भी कह सकते हैं, प्रासंगिकता भी कह सकते हैं, संभाव्यता भी कह सकते हैं। अब इस टॉपिक के अंतर्गत बेसिकली जो चर्चा होगी वो 3 या 4 मॉडल्स की चर्चा होती है। बेसिकली हम इसमें पहला जो मॉडल सबसे पहले देखते हैं वो मॉडल है फीडलर। फीडलर कंटिजेंसी मॉडल या इसी को हम फीडलर प्रासंगिकता प्रतिमान या सिद्धांत कहते हैं। दूसरा इसमें है हर्से ब्लेंचर्ड कंटिजेंसी मॉडल। तीसरा है
कंटिंजेंसी मॉडल, और चौथा है रॉबर्ट हाउस पाथ मॉडल। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये हम चारों मॉडल स्टडी करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। हमारे सिलेबस में जो यूजीसी का सिलेबस है उसमें यही दो मॉडल रखे गए हैं। तो हम कंटिंजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के अंतर्गत केवल फीडलर मॉडल एंड हर्शे ब्लैंचर्ड मॉडल का ही डिटेल में स्टडी करेंगे। बाकी ये दो मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि ये मॉडल भी कंटिंजेंसी मॉडल या सिचुएशनल मॉडल के अंतर्गत ही कंसीडर किए जाते हैं, या सिचुएशनल थ्योरी या सिचुएशनल मॉडल के ही पार्ट हैं। अब इन दोनों मॉडल्स को समझने से पहले इस पूरी विचारधारा को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द कंटिंजेंसी थॉट ऑफ लीडरशिप। क्योंकि जब तक आप उस थॉट को नहीं समझेंगे ये मॉडल समझने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो हम वापस इन मॉडल्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो कंटिंजेंसी या सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप होता है, इसका जो रूट है या इसकी जो फिलॉसफी है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि ये मॉडल किस बारे में बात करता है या पूरा का पूरा इस सिद्धांत की आइडियोलॉजी क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, एक्स है और वाई है। दोनों किसी एक विद्यालय में टीचर हैं, किसी महाविद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं। दोनों काफी सीनियर हैं, दोनों के अच्छे बहुत बॉन्डिंग है और दोनों के विचार काफी समान है। एक दिन इनके साथ अजीब सी घटना होती है इन दोनों के साथ। घटना यह है कि मिस्टर एक्स एक एग्जाम में बैठते हैं प्रिंसिपलशिप के, और इनको प्रिंसिपलशिप मिल जाती है किसी दूसरे कॉलेज की, और ये ट्रांसफर होकर के किसी दूसरे कॉलेज चले जाते हैं। यानी अर्थात ये किसी कॉलेज चले जाते हैं और वाई को उसी कॉलेज में ही प्रिंसिपलशिप मिल जाती है, सेम कॉलेज में। यानी इनका कॉलेज दूसरा है और इनका कॉलेज सेम है। आप समझ रहे हैं, दोनों को लीडरशिप मिल गई। अभी तक दोनों सबऑर्डिनेट्स थे या एम्प्लॉइज थे या एक तरीके से मेंबर्स की तरीके काम कर रहे थे, अभी इनके पास लीडरशिप नहीं थी। लेकिन अब ये दोनों दोस्त लीडरशिप व्यवहार में आ चुके हैं। लेकिन दोनों की लीडरशिप सिचुएशन अलग अलग है। क्योंकि दोनों के विचार एक जैसे हैं इसलिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों मित्र थे। अब दोनों की लीडरशिप सिचुएशन क्या है? एक को जिसको नया कॉलेज मिला, एक उसी कॉलेज पर है। अब आप विचार करेंगे कि दोनों जब प्रिंसिपलशिप करने जाएंगे तो दोनों के लिए चुनौतियां एक जैसी नहीं होंगी। पहले हम मिस्टर वाई की बात करें। चूंकि मिस्टर वाई उसी कॉलेज में प्रमोट होकर के या प्रमोशन पा करके प्रिंसिपल बने हैं, इसका मतलब है कि इनका उस कॉलेज के मैन पावर के साथ इंटरैक्शन अच्छा है, उनके साथ इनकी रिलेशनशिप अच्छी है, जान पहचान अच्छी है। तो इन्हें वहां पर नेतृत्व करने में किस बिंदु पर ज्यादा काम करें? क्या इन्हें संबंध बनाने की आवश्यकता हो कि नहीं? इनके तो संबंध पहले से ही बने हैं। इनको केवल किस पर फोकस करना था? टास्क पर। इनको अपने उन्हीं लोगों से काम लेना था, अर्थात इनके लिए चुनौती टास्क है। लेकिन अब जो वो मिस्टर एक्स है, वो जब दूसरे कॉलेज गए तो वहां पर तो इनकी किसी से जान पहचान नहीं है, वहां पर ये किसी को नहीं जानते हैं। और अगर आपको लीडरशिप करनी है तो सबसे पहले आपको एक टीम चाहिए, आपको अपने फॉलोअर्स चाहिए, तभी आप अपना काम। आप बिना लोगों की मदद के स्वयं काम तो कर नहीं सकते, क्योंकि बिना फॉलोअर्स के लीडरशिप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इनका पहला जो टास्क होगा, इनका जो चैलेंज है वो टास्क नहीं है, इनका चैलेंज जो है वो रिलेशन है।
इनका चैलेंज, एक्स का चैलेंज रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट है वहां पर पहले, उसके बाद इन्हें कामों पर ध्यान देना है। इनका रिलेशन पहले से मेंटेन है, ये सीधे इनको अपने काम पर इनका चैलेंज टास्क फुलफिलनेस है। इनका चैलेंज, इनका जो फर्स्ट चैलेंज है वो रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट विद सबऑर्डिनेट्स या विद टीचर्स ऑफ कॉलेज से है। तो आप देखिए कि एक ही व्यक्ति है, लेकिन अगर वो व्यक्ति, मान लीजिए दोनों व्यक्तियों में दोनों एक समान ढंग से नेतृत्व करने का प्रयास करेंगे तो क्या कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये भी सीधे जैसे ये काम पर जा, इन्होंने आपस में बात की कि भाई क्या कर रहा हो, दोनों काम मैं गया और सीधे सीधे मैंने काम की रूपरेखा बनाई, ये काम बांट दिया। तो अब अगर एक्स भी वैसे ही करने लगे तो क्या ये सफल होंगे उस लीडरशिप में? बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि इनके रिलेशन पहले से बने बनाए हैं, इसलिए इनको काम करने, ये सीधे काम पर आ गए और इनको काम करने में बड़ी इजीनेस फील हो रही है। लेकिन इनके रिलेशंस नहीं है तो इन्हें पहले रिलेशन बनाना पड़ा, फिर उसके अगर ये पहले रिलेशन नहीं बनाएंगे और सीधे इनकी तरह टास्क पर चले जाएंगे तो ये फेल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इससे एक निष्कर्ष क्या मिल रहा है? इससे निष्कर्ष ये मिल रहा है कि एक नेता को कभी भी परंपरागत रूप से किसी एक विचारधारा का पोषक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लचीला रुख अपनाना चाहिए और परिस्थितियों के सापेक्ष उसको अपने निर्णय लेने चाहिए, परिस्थितियों के सापेक्ष उसको कार्य करना चाहिए। अगर आप किसी एक विचारधारा से प्रतिबद्ध हो जाएंगे, बंध जाएंगे, तो वो विचारधारा किसी एक खास परिस्थिति के लिए तो प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे परिस्थिति के लिए प्रासंगिक या उपयोगी नहीं हो सकती। इसीलिए इसको प्रासंगिकता मॉडल या प्रासंगिकता सिद्धांत कहा जाता है। यानी हम यहाँ पर नेतृत्व के या लिए गए निर्णयों के सापेक्ष उसकी वास्तविकता या परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं, और परिस्थितियों के सापेक्ष जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय हमारे कारगर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सिद्धांत का मानना है कि प्रत्येक जो संस्था होती है वो संस्था अपने आप में विशिष्ट होती है। हर संस्था की, चूंकि संस्था विशिष्ट है तो उस संस्था की समस्याएं भी विशिष्ट है, इसलिए इसमें जनरलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। भाई ट्रेड थ्योरी ने एक बात में कि संस्था कैसी भी हो आप ऐसे काम करें, बिहेवियरल थ्योरी ने कहा कि नहीं आप ऐसे करें। ये किसी एक की बात कर ही नहीं रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें रिजिड रुख नहीं रखना है, हमें किसी एक विचारधारा को लेकर के नहीं चलना, हमें लचीलापन रखना है नेतृत्व करते समय। वही नेता, वही नेतृत्व ज्यादा सफल होता है जो परिस्थितियों को भांप करके डिसीजन करता है। किसी परिस्थिति में आपको रिजिड होना पड़ेगा, किसी परिस्थिति में आपको लचीला होना पड़ेगा, कहीं पर आपको कार्य पर जोर देना होगा, कहीं पर आपको, अगर आप हर जगह पर एक समान रूप से व्यवहार करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो व्यवहार उस परिस्थिति में एक्सेप्टेबल हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो उस परिस्थिति में स्वीकार ना हो। इसलिए प्रासंगिकता या परिस्थिति जन सिद्धांत की मूल अवधारणा ये है कि नेतृत्व को लचीला होना चाहिए। एक प्रभावी नेतृत्व वही है जो परिस्थितियों की पहचान करके, परिस्थितियों का अध्ययन करके, परिस्थितियों के सापेक्ष उचित निर्णय लेता है। अर्थात नेतृत्व परिस्थिति जनचरों का परिणाम है, परिस्थिति जनचरों के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम है। एक अच्छा नेतृत्व वही है जो सिचुएशन को रीड करके, सिचुएशन को रीड करने के पश्चात उसके फेवर में या उसको जानने के बाद उसके फेवर में डिसीजन लेता है। अब वो डिसीजन चाहे कभी कभी हम सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें रिवॉर्ड इस्तेमाल करना होता है, कभी सिचुएशन आती है कि हमें पनिशमेंट। अब ये कह दिया जाए कि हमेशा पनिशमेंट करेंगे तब भी हम फेल हो जाएंगे, ये कह दे हम हमेशा रिवॉर्ड रखेंगे तब भी हम फेल हो जाएंगे। तो मूल रूप से जब भी हमसे ये कहा जाए कि नेतृत्व की परिस्थिति जन्य या प्रासंगिकता से विचारधारा क्या है, तो हम ये कहेंगे कि इस विचारधारा का मानना ये है कि नेतृत्व को कभी भी स्थायी स्वरूप नहीं ग्रहण करना चाहिए, या नेतृत्व का कोई परंपरागत नहीं होना चाहिए, बल्कि नेतृत्व को परिवर्तनशील और प्रगतिशील होना चाहिए। लेकिन अब वो परिवर्तन या वो प्रगतिशीलता किस पक्ष पर होगी, ये
जिस जगह या जिस संस्था में या जिस परिस्थिति में हम नेतृत्व करने जा रहे हैं, उस परिस्थिति के चरों पर, उस परिस्थिति पर निर्भर करता है, उस जगह पर निर्भर करता है, उस प्लेस पर निर्भर करता है जहां पर हमें लीडरशिप करनी है। यानी हमें उस सिचुएशंस की, उस प्लेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा, उस सिचुएशन को रीड करना पड़ेगा, और अगर हम उसको रीड करके ही लीडरशिप करने जाएंगे तो हमारी लीडरशिप एक्सेप्टेबल होगी, इफेक्टिव होगी। तो आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर दोनों लोगों ने एक ही तरीके से काम करने की कोशिश की होती तो दोनों फेल हो जाते, लेकिन एक ने अपनी परिस्थिति को समझा कि भाई मेरे संबंध बने हुए हैं, इसलिए उसने काम पर जाता, वहां पर ऊर्जा अपनी व्यय नहीं की, सीधे काम लेना स्टार्ट किया। एक ने सीधे काम पर ऊर्जा व्यय नहीं की, पहले वहां पर लोगों का विश्वास जीता, लोगों से इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाए, उनके अंदर ट्रस्ट या लॉयल्टी डेवलप की। जब लीडर के प्रति ट्रस्ट और लॉयल्टी डेवलप हो जाती तब लोग उसके साथ जुड़ते हैं, तब उसके साथ काम करते हैं और तब उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई भीड़ नहीं चलती है। और संस्था के उद्देश्य आप अकेले प्राप्त नहीं करते। हमने पहले ही कहा कि लीडर का एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक कि उसके फॉलोअर्स हैं, और अगर फॉलोअर्स नहीं है तो लीडरशिप का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो पहले उसको तो फॉलोअरशिप मेंटेन करनी, इसलिए उसको रिलेशन एस्टैब्लिश है। तो इसकी सिचुएशन अलग थी, इनकी सिचुएशन अलग थी। तो ये मॉडल कहता है कि हमें परिस्थितियों के सापेक्ष अपनी लीडरशिप रखना है, अर्थात हमें उसको लचीला रखना है, परिवर्तनशील रखना है, हमें उसे परंपरागत नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि हर संस्था विशिष्ट है, जैसे हर इंसान विशिष्ट है वैसे हर संस्था विशिष्ट है, और हर संस्था की समस्याएं विशिष्ट है। तो जब संस्था विशिष्ट है, उस समस्याएं विशिष्ट है, तो उन संस्था की समस्याओं को दूर करने के जो तरीके होने चाहिए, जो साधन होने चाहिए, वो भी विशिष्ट होने चाहिए। उनमें सामान्यीकरण करना उचित नहीं है। तो इस विचारधारा को समझने के पश्चात अब हम इस विचारधारा की जो संस्थापक है, इसका जो पहला सिद्धांत था, हम उस पहले सिद्धांत की चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत जो आपके सिलेबस में है वो है फीडलर कंटिजेंसी मॉडल, यानी फीडलर का प्रासंगिकता सिद्धांत। अब जब हम फीडलर कंटिजेंसी मॉडल की बात करते हैं तो ये पहला सिद्धांत था जो 1967 में फीडलर महोदय ने दिया। इनका कहना था कि किसी भी परिस्थिति का जो नेतृत्व है वो मुख्य रूप से 3 चरों पर या 3 तत्वों पर निर्भर करता है। वो 3 वेरिएबल्स क्या हैं? पहला उन्होंने कहा, यानी इसके 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। वो 3 एलिमेंट्स, पहला क्या है हमारा? लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल। दूसरा इन्होंने कहा सिचुएशनल वेरिएबल। सिचुएशनल वेरिएबल। और तीसरा है रिलेशन बिटवीन लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशंस। इनके बीच का जो इंटरैक्शन है वही हमारे लीडरशिप को मेंटेन करता है। ये 3 चरों की अंतःक्रियाएं हैं, यानी पहला लीडरशिप स्टाइल, दूसरा सिचुएशनल यानी परिस्थितिजन्य चर, और तीसरा इन दोनों के बीच की अंतःक्रिया। यानी इन्हीं 3 एलिमेंट्स पर हमारा ये मॉडल बेस्ड है फीडलर के अनुसार। अब
यानी किसी भी नेतृत्व में, किसी भी परिस्थिति में नेतृत्व करने के लिए 3 चरों की ही भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक नेतृत्व शैली की, दूसरा परिस्थिति जनचरों की, और दूसरा नेतृत्व शैली और परिस्थिति जनचरों के बीच के आपसी संबंधों की। तो हम यहाँ पर अब एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से हम पहला वेरिएबल या पहला एलिमेंट समझने का प्रयास करते हैं, लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला एस्पेक्ट है यहां पर लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल कई तरह की हम लोगों ने चर्चा की है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, लेजर फेयर लीडरशिप स्टाइल, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेटरी लीडरशिप स्टाइल, कई तरह की लीडरशिप स्टाइल की है। लेकिन यहां पर इन्होंने लीडरशिप स्टाइल को मापने के लिए, लीडरशिप स्टाइल को जानने के लिए एक टूल इस्तेमाल किया था। इन्होंने वो टूल इस्तेमाल किया एलपीसी। एलपीसी एग्जाम में इसको भी पूछा जाता है। एलपीसी का मतलब यहां पर है लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल। ये 8 पॉइंट एक स्केल थी जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये स्केल ठीक इंटरपर्सनल रिलेशंस को जानने के लिए थी। अर्थात जैसे सोशियोमेट्री टेक्निक्स में हम अंतर व्यक्तिक संबंधों को वैज्ञानिक रूप से या संख्यात्मक रूप से मापते हैं, तो कुछ उसी तरीके की ये 8 पॉइंट बेस्ड सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स पर आधारित एक मापनी थी जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया। अब अंतर्वैयक्तिक संबंधों को मापने के लिए उन्होंने भाई कि जैसे कि आपसे 5-6 लोग दे दिए जाए और आपसे कहा जाए भाई आप किसके साथ, आपसे कौन कैसा व्यवहार करता है, आप किसको पसंद करते, किसको नापसंद करते, ऐसे करके उन्होंने तमाम तरह के क्वेश्चंस बनाए थे और उन क्वेश्चंस के आधार पर उन्होंने लीडरशिप स्टाइल का मेजरमेंट किया था। अब लीडरशिप स्टाइल का मेजरमेंट है, जब 8 पॉइंट स्केल पर थी ये, तो जाहिर सी बात है वहां पर उन्होंने उसको लो स्कोर और हाई स्कोर में कंसीडर किया। अर्थात यहां पर लीडरशिप स्टाइल 2 तरीके से मिली, एक हाई एलपीसी और एक लो एलपीसी। हाई एलपीसी का मतलब है कि जिसके साथ लोगों का संबंध अच्छा है, लोगों के जिसके साथ वो मिलना, बैठना, घूमना, बातचीत करना, या उनके साथ सामान एक्सचेंज करना, या उनके साथ मजाक करना वो पसंद करते हैं। तो जिन लोगों के साथ उसके फेवरेबल संबंध रहे तो वो यानी हाई स्कोर गेन किया। और हाई स्कोर का मतलब है कि ये जो लीडरशिप है उसको उन्होंने रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप कहा। रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप। और जिनका लो है था उनके साथ उनको मिलना, बोलना, या डांटता है, डपटता है, अधिकार दिखाता है, ये तमाम चीजें हैं, तो उसको उन्होंने टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप कहा। जब उन्होंने लीडरशिप को मेजर किया, लीडरशिप क्या होती है, एक तरीके का नेता का व्यक्तित्व होता है, या उसकी योग्यता होती है, या उसकी पर्सनालिटी, उसकी एबिलिटी, उसका व्यवहार, वही उसकी लीडरशिप स्टाइल होती है। और जब हमने नेतृत्व के या नेता के गुणों का मापन किया, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया, तो नेता के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए जब एलपीसी इस्तेमाल की उन्होंने, तो एलपीसी पर जो हाई एलपीसी स्कोर आया उसको उन्होंने रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप कहा, और जो लो एलपीसी स्कोर जिन्होंने जब गेन हुआ तो उसको उन्होंने टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल कहा। अब यहाँ पर रिलेशनशिप और टास्क ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है जरा ये समझ लें। कई दफा इसके बारे में चर्चा की है। यानी यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड का मतलब है यहाँ पर डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ ट्रस्ट या लॉयल्टी, डिग्री ऑफ ट्रस्ट ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स लीडर, अर्थात सबऑर्डिनेट्स में या कर्मचारियों में या फॉलोअर्स के मन में अपने नेता के प्रति जो विश्वास या वफादारी का भाव होता है, उस वफादारी की भाव की मात्रा को ही उन्होंने रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप कहा। अर्थात इसमें जो लीडर होता है उसका मुख्य फोकस होता है कर्मचारियों के साथ या अपने अनुयायियों के साथ अंतरवैयक्तिक संबंधों को बनाना। तो यानी ये नेता और जो उसके, यानी ये एक तरीके की क्या है, ये एक तरीके का जो लीडर है और जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उसके बीच के इंटरपर्सनल रिलेशंस को बताती है यहां पर। दूसरा अब है हमारा टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड का मतलब है कि यहाँ पर जो लोगों के बीच में दूरी है, यानी जो लीडर और उसके सबऑर्डिनेट्स या फॉलोअर्स के बीच का जो मानवीय संबंध है वो अच्छा नहीं है या उसके अंदर पसंदगी नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो काम पर ज्यादा फोकस करता है। अर्थात टास्क ओरिएंटेड का मतलब है टास्क इनकॉम्प्लिशमेंट या वर्क, या इसको हम इन्फेसिस या प्रोडक्शन बेस्ड व्यवहार कह सकते हैं। प्रोडक्शन बेस्ड लीडरशिप है यहाँ पर, यानी उत्पादन पर या काम पर व्यक्ति ज्यादा फोकस करता है। घुलना मिलना या लोगों के साथ संबंध बनाना या उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पर जो लीडर है वो मिक्स नहीं हो रहा अपने फॉलोअर्स के साथ, वो केवल अपने अधिकारों का या कर्तव्यों का दिखावा का प्रदर्शन करता है। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं अमाउंट ऑफ, अगर हम इसको प्रोडक्शन बेस्ड ना कहकर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये क्या, जैसे ये डिग्री ऑफ ट्रस्ट है तो ये अमाउंट ऑफ डायरेक्शन या अमाउंट ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शंस की बात है। ये अनफेवरेबल सिचुएशंस की बात हो रही है, यानी यहाँ पर पसंदगी कम होगी, यहाँ पर पसंदगी ज्यादा है। यानी जहाँ पर फेवरेबल सिचुएशन है वहां पर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, यानी यहाँ पर ट्रस्ट जितना अधिक होता है लोगों का उतना ही उनके साथ संबंध होते हैं, उनके साथ घुलना मिलना है, बातें करना लोग पसंद करते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा परामर्श, ज्यादा नेतृत्व करता है, लोगों से मिक्सअप नहीं करता है, तो इसका मतलब वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप है। तो यहाँ पर दो तरह की उन्होंने लीडरशिप की बात की। अर्थात उनका कहना है कि किसी भी सिचुएशन में नेतृत्व दो ही चीजों पर निर्भर करता है। जो तीन चीजें हैं उनमें से पहली चीज जो है वो नेतृत्व शैली। नेतृत्व शैली का मतलब है कि नेता का नेतृत्व कैसा है, अर्थात वही चीज जो हमने ट्रेड्स थ्योरी में बात की। तो ट्रेड्स थ्योरी पर ही बेस्ड एलपीसी थी और उस ट्रेड्स थ्योरी के डायमेंशंस के बिहाफ पर भी उन्होंने एलपीसी स्कोर कैलकुलेट किया। और जब हाई एलपीसी कहा तो हाई एलपीसी को उन्होंने रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप कह दिया और जो लो एलपीसी पर थे उसको टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप उन्होंने बात की। यहाँ पर व्यक्ति अपने अधिकारों का या निर्देश बार बार देता, परामर्श देता, यहाँ पर वो मिक्सअप होने की कोशिश नहीं करता, यहाँ पर वो मिक्सअप होने की कोशिश करता, उनके साथ संबंध बनाता है। तो दो चीजें आपको यहाँ पर मिली, यानी लीडरशिप दो तरह की काम करेंगी, या तो लो एलपीसी या हाई एलपीसी। लो एलपीसी टास्क ओरिएंटेड होती है और हाई एलपीसी रिलेशन ओरिएंटेड होती है। इसको आपको दिमाग में रखना है। अब दूसरी चीज जो उन्होंने बताई वो है सिचुएशनल वेरिएबल्स। दूसरा जो एलिमेंट है हमारा फिडलर मॉडल का वो है सिचुएशनल वेरिएबल। देखिए किसी भी
परिस्थिति में जहां पर हम नेतृत्व करने जाते हैं वहां पर बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे नेतृत्व को प्रभावित करती हैं। उसमें से कुछ साइकोलॉजिकल होती हैं, कुछ फिजिकल होती हैं, चाहे वो वहां पर फिजिकल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो या ह्यूमन रिसोर्सेज की एबिलिटी हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे नेतृत्व को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर हम एक प्रिंसिपल के नाते कहीं पर काम करने जाते हैं तो अगर वहां पर प्रिंसिपल को ज्यादा अधिकार नहीं दिए हैं या वहां की कार्य संस्कृति अच्छी नहीं है या वहां पर उसके पहले के प्रिंसिपल और कर्मचारियों के बीच अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो तमाम चीजें जो है वो हमको फेस करनी पड़ सकती है। तमाम चीजें हमारे वहां पर हमारे नेतृत्व व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी संस्था के अंदर जब नेतृत्व की बात की जाती है तो उस संस्था के बहुत सारे ऐसे चर होते हैं जो हमारे नेतृत्व व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन उन सभी चरों में से फीडलर ने 3 मुख्य चरों की पहचान की। उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुत सारे चर होते हैं किसी भी संस्था के अंदर जो हमारे नेतृत्व व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में 3 चर मुख्य रूप से जो है वो महत्व रखते हैं। उन 3 चरों की उन्होंने पहचान की। पहला उन्होंने जो कहा कि जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है लीडर मेंबर रिलेशन। लीडर मेंबर रिलेशन। दूसरी चीज टास्क स्ट्रक्चर यानी कार्य संरचना। और तीसरी चीज जो है वहां पर प्रभावित करती है वो है लीडर पोजीशन पावर। अर्थात नेता सदस्य के संबंध, कार्य संरचना और लीडर पोजीशन पावर। अब ये 3 चीजें होती क्या है? लीडर मेंबर रिलेशनशिप का मतलब आप समझ रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स। किसी भी नेता की अपने फॉलोअर्स के साथ या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जो संबंध होते हैं वो संबंध निश्चित रूप से होते, क्योंकि नेतृत्व के अंतर्गत एक लीडर और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच इंटरैक्शंस होती हैं। अब ये इंटरैक्शंस कभी कभी अच्छी होती हैं और कभी कभी बुरी होती है। भाई एक व्यक्ति है जो अपने कर्मचारियों से घुलने मिलने का, मिक्सअप होने का प्रयास करता है, एक ऐसा नेता होता है, एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो अपने टीचर से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता है। तो लीडर मेंबर रिलेशंस का मतलब है इंटरपर्सनल रिलेशन। with his subordinates, यानी अपने अनुयायियों के साथ जो अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। अब ये अंतर्वैयक्तिक संबंध 2 तरह का होता है। फिडलर ने बताया या तो ये गुड होगा, भाई अगर वो रिलेशनशिप लीडर स्टाइल पर बेस्ड उसकी पर्सनालिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका लीडर मेंबर रिलेशंस कैसा होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल की उसकी पर्सनालिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका लीडर मेंबर रिलेशंस कैसा होगा, बैड होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया, लीडर मेंबर रिलेशनशिप। अब तीसरी परिस्थिति का जो तीसरा वेरिएबल है किसी भी सिचुएशन का वो है कार्य संरचना। यानी जाहिर सी बात है कोई संस्था है तो वहां पर कार्यों का एक बंटवारा होगा, बहुत सारे मल्टीपल टास्क होते होंगे, लेकिन वो टास्क कितने क्लियरली डिफाइंड है या कितने स्ट्रक्चर्ड हैं ये भी बहुत हद तक जो है वो हमारे नेतृत्व व्यवहार को प्रभावित करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो चार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है या जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है संस्था के अंदर, कर्तव्यों का, अधिकारों का या पदों का जो बंटवारा होता है वो वही बड़ा ही संदिग्ध और
एम्बिगुअस टाइप का होता, तो वहां पर यही नहीं पता चलता कि किस काम को कौन करेगा, किसकी जवाबदेही है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब उनसे कहा कि नहीं मुझे तो ये काम दिया ही नहीं, मैं ये थोड़ी करता हूँ, लेकिन उसने कहा तो पता चला एक पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस काम को किसकी जवाबदेही किसकी है या किस कार्य को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो इसका मतलब है कि टास्क स्ट्रक्चर्ड जो चीज है वो भी हमारे वहां पर नेतृत्व को प्रभावित करेगी। और यहां पर फीडलर ने कहा कि भाई या तो संस्था के अंदर ऐसा होगा कि जो कार्य है वो बड़े स्पष्ट रूप से बटे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको उसके राइट्स एंड अथॉरिटीज एंड ड्यूटीज पता होंगी, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी, किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना। अगर ये संस्था के अंदर बहुत क्लियरली डिफाइन है तो कहीं ना कहीं वहां पर नेतृत्व करने वाले को बड़ी सहूलियत प्राप्त होती है। लेकिन अगर कार्य विभाजन ही सही प्रकार से नहीं हुआ या कार्यों की जो संरचना है वही बड़ी संदिग्ध और अव्यवस्थित तरीके से है, तो वहां पर नेतृत्व करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी एक तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो टास्क स्ट्रक्चर का मतलब है क्लियरिटी ऑफ या टास्क क्लियरिटी ऑफ वर्क। क्लियरिटी ऑफ वर्क, और क्लियरिटी ऑफ वर्क दो तरह की उन्होंने कही, या तो वो हाई होगी या तो वो लो होगी। भाई या तो चीजें बड़ी व्यवस्थित तरीके से डिफाइन हुई होंगी या तो बड़ी संदिग्ध होंगी, बड़ा व्यवस्थित होंगी, अस्पष्ट होंगी। तो या तो क्लियर होंगी या अनक्लियर होंगी। जब क्लियर होंगी तो हम कहेंगे हाई टास्क स्ट्रक्चर्ड है, और जब अनक्लियर होंगी तो हम कहेंगे लो टास्क स्ट्रक्चर्ड है। फिर तीसरी जो चीज है या तीसरा जो वेरिएबल है सिचुएशंस का, उसको उन्होंने लीडर पोजीशन पावर की बात की है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का अमाउंट ऑफ अथॉरिटी है कि व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति को आदेश देने या निर्देश देने की कितनी पावर। जैसे कहते हैं कि भाई भारत के प्रधानमंत्री के पास पावर बहुत है, जबकि वो राष्ट्रपति से नीचे है। राष्ट्रपति के पास पावर है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता। प्रिंसिपल के पास ज्यादा पावर होती है, वाइस प्रिंसिपल के पास कम होती है। तो जब हम किसी संस्था के अंदर किसी पद की बात करते हैं तो हर पद के पास एक अथॉरिटी होती है या अमाउंट ऑफ पावर होता है। उस अमाउंट ऑफ पावर को ही हम लीडर पोजीशन पावर कहते हैं। अर्थात एक तरीके से ये है अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। जो उसको एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा दी गई है या जो उस पद में नहीं था जिस पद पर वो बैठा है। अर्थात वो लीडर है तो उस लीडर के नेतृत्व यानी उस प्रिंसिपल को कितने अधिकार दिए गए हैं, कितनी पावर है। तो पावर कभी कभी क्या होती, पावर को भी उन्होंने दो तरीके से डिफाइन किया है। या तो पावर स्ट्रांग होगी यानी काफी उसको पावर होगी है, जो उसकी पोजीशन या स्थिति होगी संस्था के अंदर वो मजबूत होगी, या फिर वो क्या है उसको वीक है यानी उसको लीडरशिप तो दे दी लेकिन उसको अधिकार नहीं दिए गए। तो तीन वेरिएबल है यहाँ पर सिचुएशंस के अंतर्गत। सिचुएशनल वेरिएबल्स में तीन मुख्य वेरिएबल्स, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कंटिजेंसी जो फीडर कंटिजेंसी मॉडल है इसमें ही तीन वेरिएबल्स की बात की है। लीडर मेंबर रिलेशंस यानी ये इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो अच्छे हो सकते हैं या बुरे होंगे। जाहिर सी बात है जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप करेगा उसका गुड होगा रिलेशन, और जो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप करने वाला व्यक्ति होता है उसका ये बैड होगा। फिर अगर संस्था के अंदर संस्था बहुत पुरानी होगी तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे उसमें क्लैरिटी आई होगी यानी टास्क स्ट्रक्चर क्लियर होगा। लेकिन अगर संस्था नई नवेली है तो जाहिर सी बात है उसमें टास्क क्लियरिटी थोड़ी कम होगी अर्थात वो लो होगा। फिर लीडरशिप पोजीशन, अगर वहां पर जो लीडर है उसको कितने अधिकार दिए गए हैं प्रबंधन या प्रशासन के द्वारा, अगर उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए इसका मतलब संस्था में उसकी जो स्थिति है वो शक्तिशाली है, वो लीडर शक्तिशाली है। लेकिन अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा या हाई अथॉरिटी के द्वारा अधिकार बहुत कम दिए गए तो हम उसको कहेंगे भाई कमजोर नेता है। कभी कभी का आपने देखा होगा, सुना भी है, कहते वो प्रिंसिपल बहुत जो थे वो पावरफुल थे, ये बहुत वीक है, जबकि पद एक ही है। तो ये तीन चीजें हैं। यानी अब हम फिडलर मॉडल में दो चीजें मुख्य रूप से पढ़ चुके हैं।
हम जो नेता है या जो लीडर है उसका जो व्यक्तित्व और वो जिस परिस्थिति में नेतृत्व कर रहा उस परिस्थिति के वो 3 मुख्य चरण। इसका मतलब है कि नेतृत्व क्या है? एक प्रभावशाली नेतृत्व नेता के व्यक्तित्व और परिस्थिति में निहित इन 3 चरणों की अंतःक्रिया का परिणाम है। अर्थात लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशनल वेरिएबल्स के बीच अब इंटरैक्शन होता है और उस इंटरैक्शन से ही एक लीडरशिप क्रिएट होती है, उस इंटरैक्शन से ही एक लीडरशिप का जन्म होता है। और वो जन्म कैसे होता है, कितने तरह की लीडरशिप स्टाइल होती हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे यहाँ पर उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि किस सिचुएशन में हमें किस तरीके की लीडरशिप अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशनल थ्योरी ही यही कहती है कि हमें ट्रेडिशनल नहीं होना है, हमें परंपरागत नहीं होना, हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लीडरशिप करनी होगी। ऐसा नहीं कि हम रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप करते आए हैं तो हमें वही करनी है, या हमें टास्क ओरिएंटेड रखना, या हमें डेमोक्रेटिक रहना है, या हमें ऑटोक्रेटिक रहना है। जैसी परिस्थिति होंगी हम उस परिस्थिति के अनुसार कभी हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी करेंगे, हम कभी ऑटोक्रेटिक भी करेंगे, कभी हम लेजर फेयर लीडरशिप करेंगे। लेकिन अब किस सिचुएशन में कौन सी लीडरशिप रिलेवेंट हो सकती है, प्रासंगिक हो सकती है, उपयुक्त हो सकती है, उसके लिए उन्होंने इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं, सिचुएशनल वेरिएबल्स और लीडरशिप वेरिएबल्स, इनके बीच इंटरेक्शन कराया। और जब इस वेरिएबल्स की बात की तो इसके 3 सब वेरिएबल हैं। यहाँ पर लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर पोजीशन पावर, इन यानी हमारा जो पहला था लीडरशिप स्टाइल, उसमें हमने बात की थी हाई एलपीसी और लो एलपीसी, यानी वो 2 लीडरशिप वेरिएबल के 2 सब वेरिएबल, हाई एलपीसी और लो एलपीसी, और सिचुएशनल वेरिएबल्स के ये जो 3 सब वेरिएबल्स, अर्थात वहां पर उसके 2 वेरिएबल्स और ये 3 वेरिएबल्स के बीच एक इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन से 8 तरह की लीडरशिप क्रिएट होती है, 8 तरह की सिचुएशन बनती है। उन 8 तरह की सिचुएशंस में कौन सी लीडरशिप जो है वो ज्यादा उपयुक्त हो सकती है, प्रासंगिक हो सकती है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास पर करते हैं। आज केवल यानी वो जो 2 एलिमेंट हमने कंप्लीट किए, हमने लीडरशिप स्टाइल को कंप्लीट किया, हमने सिचुएशनल वेरिएबल को कंप्लीट किया। अब तीसरा जो सेक्शन होगा इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का इंटरेक्शन या दोनों वेरिएबल्स के बीच की अंतःक्रिया, और उस अंतःक्रिया से क्या संभावित परिस्थितियां या क्या संभावित सिचुएशंस बनती हैं, और वो जो सिचुएशंस बनती हैं उन सिचुएशन में कौन सी लीडरशिप काम करेगी, क्योंकि सिचुएशंस कितनी बन सकती हैं। सिचुएशंस आप देखें यहाँ पर तो एक गुड की बनेगी, एक बैड की बनेगी, हाई की बनेगी, लो। अब अगर गुड है तो गुड में ही हाई लो हो सकता है, ये टास्क सेक्शन। बैड है तो बैड में ही हाई लो हो सकता है। अब गुड है, हाई है तो हाई में भी उसकी स्ट्रांग और वीक हो सकती, तो एक मैट्रिक्स क्रिएट होती है यहाँ पर, और उस मैट्रिक्स से 8 तरह की संभावित परिस्थितियां बनती हैं। उन 8 परिस्थितियों में कौन सी लीडरशिप ज्यादा उपयोगी या कारगर हो सकती है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास पर करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जब हम तीसरा सेक्शन इसका डिस्कस करेंगे तो आपकी जो क्वेरीज हैं अब तक की, उन क्वेरीज को हम कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।